26 मार्च 1971 के दिन शेख मुजीबुर रहमान ने वेस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया। उनके इन अल्फाजों ने एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट को भड़का दिया, जिसके नतीजे में 300,000 से ज़्यादा बांग्लादेशी अपनी जान से चले गए और मोर देन 1 मिलियन लोग इस जेनोसाइड से डायरेक्टली अफेक्ट हुए। इन दंगों के इख्तिताम पर दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम का एक नया मुल्क उभरा। लेकिन बांग्लादेश अपनी पैदाइश के वक्त दुनिया का सबसे गरीब मुल्क भी था। जंग और दंगों की सूरत हाल की वजह से तकरीबन हर चीज़, चाहे वो रोड्स हों या बिल्डिंग्स, ब्रिड्स हों या फैक्ट्रीज, तबाही का शिकार थी। जंग की वजह से तो हर चीज़ तबाह हुई ही थी, लेकिन दरअसल सिर्फ 4 महीने पहले नवंबर 1970 में बांग्लादेश को एक ख़तरनाक साइक्लोन ने भी हिट किया था, जिसकी वजह से तकरीबन 5 लाख लोग मारे गए थे और मुल्क का बड़ा हिस्सा भी पानी में डूब गया था। इस तूफान के बाद वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक स्पेशल टीम बांग्लादेश का विजिट करने गई थी, जिसने ऑब्जर्व किया था कि यहाँ तो शहर ऐसे लग रहे हैं जैसे न्यूक्लियर अटैक के बाद की सुबह तबाही का मंजर पेश कर रही हो। बांग्लादेश में पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि कुछ ही सालों बाद बांग्लादेश को बनाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को उन्हीं के घर में असैसिनेट कर दिया गया और उनके साथ साथ उनकी पूरी फैमिली को भी मौत के घाट उतार दिया गया। बांग्लादेश अपने इंडिपेंडेंस से ही बहुत सी प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ था। 1971 में यहाँ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 40 to 45 ईयर्स थी। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 150 था, यानी हर 1000 पैदा होने वाले बच्चों में 150 एक साल के अंदर अंदर मर जाते थे। और बांग्लादेश की 80% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रही थी। इन शॉर्ट ये कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क था जो नेचुरल रिसोर्सेज से महरूम था, जहाँ डिजास्टर्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते रहते थे और जो वायलेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार था, जिसके बारे में ये तक समझा जाता था कि ये हमेशा मुश्किल हालात और गरीबी में रहेगा और इसे इंटरनेशनल बास्केट केस का लेबल दे दिया गया था। लेकिन पिछले 2 to 3 डेकेड्स में इस कंट्री ने इतने ख़राब हालात पर काबू पाकर क्वालिटी ऑफ लाइफ में ऐसी एडवांसमेंट्स अचीव की हैं जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आज़ादी के टाइम पर देश की 80% पॉपुलेशन अंडर द पॉवर्टी लाइन जी रही थी, जो रेशो अब 18% तक गिर चुकी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 ईयर्स से बढ़कर 73 ईयर्स तक पहुंच चुकी है और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी 90% कम हो गया है। बांग्लादेश की इकोनॉमी पिछले 20 से 25 सालों में दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। जीडीपी पर कैपिटा, जो किसी दौर में पाकिस्तान से 40% कम था, अब 40% ज़्यादा हो चुका है। इवन के 2020 में बांग्लादेश जीडीपी पर कैपिटा में इंडिया से भी आगे निकल गया था। लेकिन इतने मुश्किल हालात, नेचुरल डिजास्टर्स और इतनी पॉवर्टी को कोई नेशन कैसे ओवरटुक करके इतनी एडवांसमेंट्स अचीव कर सकती है कि वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग और डेवलपिंग कंट्री बन जाए? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एग्जिस्टेंस में आते ही बांग्लादेश को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के पास अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे। कुछ ही मंथ पहले बांग्लादेश को एक भयानक तूफान भोला साइक्लोन ने हिट किया था। उस वक्त बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। उस साइक्लोन की वजह से बांग्लादेश में 5 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और उस वक्त के तकरीबन $90 मिलियन का डैमेज हुआ था। वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश की ज़्यादा मदद ना हुई, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस के बाद उसे मसाइल का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ वो कोalition फोर्सेस जिन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी पाने के लिए आपस में इत्तेफाक कर लिया था, अलग अलग एरियाज़ में इकोनॉमिक एसेट्स पर कंट्रोल जमाने के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट हो गई। वैसे भी इंडिपेंडेंस वार में बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और मोर देन 1 मिलियन इस वार से डायरेक्टली अफेक्ट हुए थे। कई लोगों के घर जंग की वजह से तबाह हो गए थे। बिजनेसमैन अपने बिजनेसेस से हाथ धो बैठे थे। कई फैक्ट्रीज तबाह हुई थी और बहुत से दंगे भी हुए थे। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान जैसे ही पावर में आए तो उन्होंने सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए कंट्री की ग्रोथ के लिए काम करना शुरू कर दिया। चूँकि बांग्लादेश के छोटे छोटे लैंड्स पर कोalition फोर्सेस अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए शेख मुजीबुर रहमान ने गवर्नमेंट सर्विसेज में जॉब्स के लिए मेरिट को वैल्यू देने की बजाय लॉयल्टी को वैल्यू दी और वफादारी की बेस पर सिविल सर्विसेज में सर्वेंट्स भर्ती किए जाने लगे। ये फैसला लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी एलिट्स की जायदादों और उनके छोड़े हुए असासों को नेशनलाइज कर दिया। इन असासों में बहुत सी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज शामिल थीं। इस पॉलिसी का मकसद शायद ये था कि इंडस्ट्रियल इनएक्टिविटी इकोनॉमी की डेवलपमेंट की राह में हाइल ना हो। इसके साथ साथ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बहुत सी दीगर फर्म्स को भी नेशनलाइज कर दिया गया। कुछ ही सालों में मुल्क की 92% इंडस्ट्रीज नेशनलाइज्ड थी। इन इंडस्ट्रीज और बैंक्स वगैरह को गवर्नमेंट ने अपने पार्टी सपोर्टर्स और लॉयलिस्ट के हवाले कर दिया और असल मसला यहाँ से शुरू हुआ। ये पार्टी सपोर्टर्स ज़्यादातर ऐसे लोग थे जिन्हें इंडस्ट्रीज चलाने का कोई एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं था
और जो बचे कुचे प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन थे वो टैक्स और ड्यूटीज़ के नीचे मुकम्मल तौर पर दब गए, जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी तब तक इलीगल करार दिया जब तक गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप न कर ली जाए। इन सब से तो इकोनॉमी तबाह हुई ही, इसके साथ साथ 1974 में बांग्लादेश में सैलाब आ गया, जिसकी वजह से स्पेसिफिक रीजन्स में पूरी तरह फैमिन छा गया। ये फैमिन सिर्फ सैलाब ही नहीं बल्कि ओवर पॉपुलेशन, गवर्नमेंट की फूड ग्रेन स्टॉक में मिसमैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशनल फेलियर्स की वजह से हुआ था। सैलाब की वजह से मुल्क में राइस क्रॉप पूरी तरह फेल हो गई, जो कि मुल्क की पॉपुलेशन के लिए एक बड़ा सहारा थी। इसकी वजह से इन्फ्लेशन 400% तक इंक्रीज कर गई और एक साल के अंदर अंदर मोर देन 1 मिलियन लोग स्टारवेशन, कोलरा और डायरियल डिजीज़ की वजह से मर गए। इन सारे इवेंट्स की वजह से मुल्क में मुजीब गवर्नमेंट की सपोर्ट काफ़ी हद तक कम हो गई और जनता में गुस्सा बढ़ता गया। इसके साथ साथ मिलिट्री ने भी एंटी मुजीब कोalitions का साथ देना शुरू कर दिया। इन सिचुएशंस को देखते हुए शेख मुजीबुर रहमान ने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ओहदों के इख्तियारात अपनी ज़ात तक महदूद कर लिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया गया और इंडिपेंडेंट प्रेस को भी रोक दिया गया। इन सब चीज़ों ने एक मिलिट्री कूप को जन्म दिया, जिसने 15 अगस्त 1975 को मुजीबुर रहमान के घर में उनको असैसिनेट कर दिया और उनकी पूरी फैमिली को भी कत्ल कर दिया गया। उनकी सिर्फ 2 बेटियां जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर यूरोप में थीं वो बच गईं। उसके बाद 1977 में जनरल ज़ियाउर रहमान पावर में आए और उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी को इस्टेब्लिश किया। इसके साथ साथ वो बहुत सी रिफॉर्म्स भी लेकर आए। उस टाइम पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और बांग्लादेश की इकोनॉमी की डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एड पर थी। इसी वजह से ज़ियाउर रहमान ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रेस्ट्रिक्शंस हटा दी, ड्यूटीज़ कम कर दी, टैक्स कम कर दिया गया और स्टेट ओन्ड कंपनीज को सोल्ड आउट कर दिया गया। इसके रिजल्ट में बहुत सी फॉरेन एड या इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में आना शुरू हुई। 1978 तक सिर्फ एक साल के अंदर जीडीपी 9.6 बिलियन डॉलर से 13.2 बिलियन डॉलर्स तक ग्रो कर गई। एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम में जो रेस्ट्रिक्शंस शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट ने लगा रखी थी उनको ख़त्म कर दिया गया। इंपोर्ट्स पर लगाई गई रेस्ट्रिक्शंस जैसा कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड रेस्ट्रिक्शंस को भी ख़त्म कर दिया गया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रिफॉर्म ये थी कि गवर्नमेंट ने राइस की हाई यील्डिंग वैरायटी इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि पर एकड़ ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करती थी और डिजीज़ के अगेंस्ट ज़्यादा रेजिस्ट थी। इस रिफॉर्म की वजह से बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। एग्रीकल्चर आउटपुट को देखा जाए तो वो 1971 से 2010 तक ट्रिपल हो गया और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि बांग्लादेश को 1974 के बाद कोई और फैमिन फेस नहीं करना पड़ा। आज भी 90% बांग्लादेशी अपनी कैलोरीज गेन करने के लिए राइस क्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं। बहरहाल 5 साल के अंदर अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डबल हो गई, लेकिन उसके बाद ज़ियाउर रहमान की गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में फर्दर रिफॉर्म्स लाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अर्ली 1980s में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो गई। उसके बाद दोबारा मिलिट्री कूप्स स्टार्ट हो गए। ज़ियाउर रहमान की गवर्नमेंट को टुक ओवर करने के लिए 21 मिलिट्री कूप्स किए गए, जिनमें से 20 तो फेल हुए लेकिन 21th अटैम्प्ट सक्सेसफुल रही और 30 में 1981 के दिन उन्हें असैसिनेट कर दिया गया। उसके बाद बांग्लादेश 2 साल के लिए दोबारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में फंस गया। 1983 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुसैन मोहम्मद इरशाद ने गवर्नमेंट का कंट्रोल ले लिया। पॉलिटिकल अफेयर में तो उन्होंने कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने की बजाय इलेक्शन डिले करके अपने बेनिफिट हासिल किए और अपनी ड्यूरेशन टू स्टे इन पावर बढ़ाई, लेकिन इकोनॉमी की फील्ड में उन्होंने उन रिफॉर्म्स को दोबारा सेटल किया जिन्हें ज़िया गवर्नमेंट ऑलमोस्ट एंड कर चुकी थी। वो इंडस्ट्रीज़ जो अभी तक स्टेट कंट्रोल के अंदर थीं उन्हें प्राइवेटाइज़ किया गया और बिजनेसमैन्स को बैंकिंग सर्विसेज और इंश्योरेंस में कंपटीशन करने की इजाज़त दी गई। हुसैन मोहम्मद इरशाद ने अपने मुल्क की ग्रोथ के लिए दूसरे इमर्जिंग कंट्रीज़ जैसा कि साउथ कोरिया और सिंगापुर वगैरह से सबक हासिल किया और उन जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिफॉर्म्स बांग्लादेश में लेकर आए। उन्होंने बांग्लादेश के साउथ ईस्ट में एक 450 एकड़्स का एक्सपोर्ट जोन एस्टेब्लिश किया, जिसमें बांग्लादेशी कंपनीज को मशीनरी, इक्विपमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल बिल्कुल टैक्स फ्री इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। लेकिन शर्त सिर्फ एक थी और वो ये कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को जिन गुड्स की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाएगा वो एक्सपोर्ट की जाएंगी। इससे बांग्लादेश में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुई और इकोनॉमी की ग्रोथ भी इंक्रीज़ हुई। इरशाद गवर्नमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म ऐसी थी जिसके बारे में सुनकर तो यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया था और उसके बाद खुद ही 1983 में अपने आप के सदर होने का ऐलान किया था। ज़्यादातर मार्शल लॉ इम्पोजर्स क्योंकि डिक्टेटर्स होते हैं, इसलिए ऐसी गवर्नमेंट से
ऐसी रिफॉर्म की उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी। इरशाद गवर्नमेंट ने NGOs जो बांग्लादेश में काम कर रही थीं उनके साथ कोएलिशन की और उन्हें गवर्नमेंट की सरपरस्ती में ले लिया। गवर्नमेंट ने उन्हें इनेबल किया कि वो लोगों को एजुकेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज दें और उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में गाइड करें। सिर्फ 2 NGOs ने पूरी नेशन को बदल कर रख दिया। 1976 में यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अपने घर के करीब जोबरा नाम के विलेज के बारे में स्टडी की। उन्होंने देखा कि लोगों को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो पैसे का है। इसी वजह से लोग अपनी प्रोडक्टिव एबिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास मनी बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत भी टैक्स में रिलीफ नहीं दे सकती क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी वीक है और बैंक्स भी गरीबों को कोई स्मॉल बिजनेसेस वगैरह स्टार्ट करने के लिए भी लोन्स नहीं देते। इसके सोल्यूशन के तौर पर उन्होंने माइक्रो क्रेडिट का एक मॉडर्न आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने मुख्तलिफ गाँव में जाकर गरीबों को जमा किया और उन्हें कहा कि वो 5-5 के ग्रुप बनाएं और टाइनी लोन्स बगैर किसी ज़मानत के हासिल करें। प्रोफेसर यूनुस और उनकी टीम ने लोगों को सिखाया कि वो इन लोन्स को कैटल्स वगैरह बाई करके, फार्मिंग इक्विपमेंट्स और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करके और कोई और स्मॉल बिजनेसेस करके कैसे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। रीपेमेंट करते हुए ग्रुप मेंबर्स को कहा गया कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें और यूं एक स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड को बिल्ड किया गया। इस मेथड में प्रोफेसर यूनुस की NGO को तकरीबन 97% लोन्स फुली पेड बैक भी हुए थे। अर्ली 1980s में यह सिस्टम पूरे मुल्क में फैल गया और प्रोफेसर ने बाकायदा NGO को इरशाद गवर्नमेंट के साथ मिलकर फॉर्म किया जिसका नाम ग्रामीण बैंक है। जहाँ जहाँ ग्रामीण बैंक ने काम किया वहाँ पॉवर्टी 75% से गिरकर 48% तक आ गई और इकोनॉमी मज़ीद से मज़ीद इम्प्रूव होती गई। इसके साथ साथ एक और NGO जिसे ब्रैक कहा जाता है, उन्होंने लोगों के लिए हज़ारों घर बनाए और उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। 1970s में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यानी पैदा होने वाले बच्चों के मरने की बड़ी वजह डायरिया थी और मोस्टली मदर्स ऐसी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस्ड नहीं थी। ब्रैक के मेंबर्स ने मुख्तलिफ रूरल एरियाज़ में जाकर मदर्स को टीच किया कि वो कैसे इस सिचुएशन से निमट सकती हैं। सिर्फ 10 सालों के अंदर 75,000 विलेजेस विजिट करके और मदर्स को ट्रेन करके ब्रैक ने डायरिया की वजह से होने वाली डेथ्स को 90% तक कम कर दिया। इन NGOs ने प्राइमरी स्कूल्स, मेडिकल क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स वगैरह एस्टेब्लिश करके बंगालीज की सेफ्टी, हेल्थ, एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। NGOs को इतने हाई लेवल ऑफ वर्क पर ले जाने का सेहरा इरशाद गवर्नमेंट के सर जाता है। 1990 आते आते अपने फ़ायदे के लिए इलेक्शन लेट से लेट करते जाने की वजह से इरशाद गवर्नमेंट की डिक्लाइनिंग भी स्टार्ट हो गई। पूरे मुल्क में मैस प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और 6 दिसंबर 1990 तक इरशाद गवर्नमेंट का रूल ख़त्म हो गया। उसके बाद एक न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट आई जिसने सिर्फ 3 to 4 मंथ्स में फ्री इलेक्शंस करवाए और बांग्लादेश नेशनल पार्टी मेजॉरिटी के साथ इन इलेक्शंस को जीत गई और खालिदा जिया जो कि ज़ियाउर रहमान की स्पोज थी वो प्राइम मिनिस्टर बनी। उनके अंडर बांग्लादेश में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बढ़ती और बढ़ती गई। पहले 450 एकड़ पर मुश्तमिल एक्सपोर्ट जोन की तरह 7 न्यू एक्सपोर्ट जोन्स बनाए गए ताकि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट को मजीद इंक्रीज किया जा सके। यहाँ सोचने की बात यह है कि जिस मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बराबर थे वो क्या एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन दूसरी ग्रोइंग इकोनॉमी से सीखते हुए बांग्लादेश ने क्लॉथ एक्सपोर्ट करना शुरू किया जो कि शायद काफ़ी सदियों से इस एरिया की पहचान भी रहे हैं। ये काम किसी हद तक बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी शुरू हो चुका था, लेकिन इसे बाकायदा गवर्नमेंट की अटेंशन 1980s और 1990s में मिली। इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए बांग्लादेश ने काफ़ी पहले ही 130 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप को साउथ कोरिया भेजा था ताकि वो RMD यानी रेडीमेड गारमेंट्स, फैक्ट्री मैनेजमेंट और इंटरनेशनल मार्केटिंग को प्रॉपरली सीख सकें। इन ग्रुप मेंबर्स ने वापस आकर बिजनेसेस शुरू किए जिनकी इनिशियल ग्रोथ तो हुकूमत की बिजनेसेस कंडीशंस की वजह से स्लो थी, लेकिन जैसे जैसे ये कंडीशंस न्यू गवर्नमेंट हटाती गई ग्रोथ बढ़ती गई। लेट 1980s तक बांग्लादेश में गवर्नमेंट की तरफ से वेयर हाउस को बाय करना ईजी बना दिया गया और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से तो लेबर कॉस्ट पहले ही कम थी, जिसकी वजह से बहुत सी न्यू फैक्ट्रीज के वजूद में आने के बाद भी लेबर शॉर्टेज बांग्लादेश में नहीं हुई। स्लो गारमेंट इंडस्ट्रीज बूम करने लगी और इकोनॉमी मजीद से मजीद बेहतर होने लगी। गारमेंट फैक्ट्रीज ज़्यादातर गरीब वुमेन्स को हायर करती थीं। इससे ना सिर्फ पुअर फैमिलीज़ की इनकम्स में इजाफा होता था बल्कि ये चीज़ बांग्लादेश में वुमेन एम्पावरमेंट में इंतहाई बेहतरी का सबब बनी। 1990s तक इस इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट लेस दैन $2000 मिलियन थी जो कि 2021 तक $40 बिलियन को भी क्रॉस कर चुकी थी और 2022 और 2023 में RMG बांग्लादेश के मुताबिक इंडस्ट्री ने $47 बिलियन को हिट किया था जो कि अब तक पर ईयर हाईएस्ट इनकम है। गारमेंट्स बांग्लादेश की एक्सपोर्टेड आइटम्स का तकरीबन 80 to 85% होती हैं और बांग्लादेश की इकोनॉमी का 28% सिर्फ इसी इंडस्ट्री से जनरेट होता है। आज के दिन बांग्लादेश में 7000 गारमेंट फैक्ट्रीज हैं
जिनमें ऑलमोस्ट 4 मिलियन वर्कर्स काम करते हैं। ये एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इस चीज़ की कि जो नेशन फॉरेन ब्रांड्स पर नहीं मरती बल्कि खुद प्रोडक्टिव एबिलिटीज़ पैदा करती है और ख़ुद प्रोडक्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट करती है, वो किस तरह और कितनी तेज़ी से ग्रोथ हासिल करती है। इसके अलावा वो बांग्लादेशी वर्कर्स जो गल्फ़ कंट्रीज़ और ख़ास तौर पर सऊदी में काम करने के लिए गए, उन्होंने भी अपने कंट्री की इकोनॉमी बिल्ड करने में बड़ा रोल प्ले किया। इन सब की वजह से बांग्लादेश की फॉरेन एड पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई और बेटर इकोनॉमिकल कंडीशंस ने गवर्नमेंट को एबल किया कि वो एजुकेशन, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे और मुल्क की ज़ाहिरी हालत को भी बेहतर बनाए। और यूं ही 2020 और 2021 में जब दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ की इकोनॉमी ख़तरे में थी, बांग्लादेश की GDP उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी 3 to 5% से इंक्रीज़ कर रही थी। बहरहाल इस डेवलपमेंट के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, लेकिन आने वाले टाइम में इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे का बाइस बन सकती हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी में इंक्रीजिंग की एक मेन वजह लो लेबर वेज थी। पॉसिबल है कि आने वाले सालों में ये चीज़ ख़त्म हो जाए, जिससे बांग्लादेश का डिक्लाइन शुरू हो जाए और कुछ दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ को अपनी इकोनॉमी बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। बहरहाल जो भी हो, लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए ये एक एग्जाम्पल है कि जब कोई नेशन अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है और ख़ुद अपने अवेलेबल रिसोर्सेज पर रिलाई करके अपनी स्किल्स इंप्रूव करती है, वो किस तरह अपनी कंट्री को डेवलप करती है। और वो नेशन जो अपने कंट्री में एक अच्छी डेमोक्रेटिक सरकार डेवलप नहीं कर पाती, जो डिक्टेटरशिप के अंडर भी सुकून से रहती है और कोई स्टैंड नहीं लेती, कैसे अपनी इकोनॉमी के साथ साथ अपनी रिस्पेक्ट भी खो देती है। हमें अपने ही रिसोर्सेज पर रिलाई करके अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके और अपनी कंट्री की बनाई हुई चीज़ें खुद कंज्यूम करने के साथ साथ उन्हें एक्सपोर्ट लेवल का बनाकर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप करना होगा। वरना वो दिन दूर नहीं कि हम पसे पर्दा स्लेव होने के साथ साथ ज़ाहिरी तौर पर भी ग़ुलाम बन जाए और कुछ स्पेसिफिक एलीट क्लास के लोग हमें टोटली फॉरेन कंट्रीज़ को सोल आउट कर दें। ये हैं वो रिसोर्सेज जहाँ से इस वीडियो के लिए हमने डाटा कलेक्ट किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।